आपने अक्सर ये सुना होगा, लोग कहते रहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जिसके अंदर अकल नहीं है वो नकल भी नहीं कर सकता। अगर आमिर खान ने इस कहावत पर अमल किया होता तो लाल सिंह चड्ढा पर यह नया विवाद ना हुआ होता। आप जानते हैं इस बार कई वर्षों के बाद आमिर खान की एक नई फिल्म रिलीज हो रही है, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और वो रिलीज होने से पहले ही अलग अलग तरह के विवादों में फंस गई है। और विवाद भी अलग अलग तरीके हैं। कोई धर्म को लेकर विवाद कर रहा है, कोई किसी और चीज को लेकर विवाद कर रहा है, कोई आमिर खान के धर्म को बड़ा विषय बना रहा है। आज जो हम विश्लेषण करने वाले हैं इस फिल्म का, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन कुछ फिल्म में ऐसा है जिस पर विवाद हो रहा है, और इस फिल्म में आमिर खान ने एक लो आईक्यू वाले स्पेशली एबल्ड हीरो का रोल किया है, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है। फिल्म का हीरो भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में नजर आया है क्योंकि वो भारतीय सेना में एक सैनिक है। और विवाद इसलिए क्योंकि भारतीय सेना लो आईक्यू वाले एक स्पेशली एबल्ड व्यक्ति की भर्ती कैसे कर सकती है। भारतीय सेना में ऐसे लोगों की भर्ती होती ही नहीं है। हम ऐसे लोगों को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन भारतीय सेना के अपने कुछ नियम कानून होते हैं जिसके तहत जो है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो उनकी भर्ती नहीं हो पाएगी। अब आरोप यह लग रहा है कि आमिर खान ने इस रोल के जरिए भारतीय सैनिकों का और भारतीय सेना का अपमान किया है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति भारतीय सैनिक बन कैसे सकता है। और बनकर भी आगे चलकर जब फिल्म में आप देखेंगे तो वो कारगिल का युद्ध लड़ रहा है, वही कारगिल का युद्ध जिसकी थोड़ी देर पहले हमने आपको बात बताई थी। उसमें कैसे हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, और उस कारगिल युद्ध को आमिर खान ने अपनी इस फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। आमिर खान की यह फिल्म हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप, उसकी कॉपी है। 6 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली इस फिल्म में मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स ने एक स्पेशली एबल्ड व्यक्ति का रोल किया है। फिल्म में वो एक अमेरिकी सैनिक बने हैं, और इसी फिल्म की नकल करते समय आमिर खान ये भूल गए कि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के लिए लो आईक्यू वाले लोगों को विशेष तौर पर भर्ती किया था। और क्यों किया था वो हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट गंप की, उसकी स्टोरी की, तो उसकी स्टोरी में जो नायक है वो अमेरिकी सेना में एक सैनिक है, और वो वियतनाम का युद्ध लड़ने के लिए जाता है। ये तस्वीरें हम उसी फिल्म की दिखा रहे हैं, और उसकी सच्चाई क्या है वो भी आपको बताते हैं। वियतनाम युद्ध 1955 में शुरू हुआ था, लेकिन 1960 के दशक में अमेरिका को वियतनाम में और ज्यादा सैनिक भेजने पड़े, क्योंकि उसे काफी नुकसान हो रहा था, उसे और सैनिकों की जरूरत थी, और उसके पास सैनिक थे नहीं। तब प्रोजेक्ट 1 लाख शुरू किया गया, और इस प्रोजेक्ट 1 लाख के तहत अमेरिकी सैनिक, वहां पर 1 लाख अमेरिकी सैनिक भेजे जाने थे। उस वक्त अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उनका नाम है रॉबर्ट मैकनमारा। रॉबर्ट मैकनमारा ने इस काम के लिए नियमों में बहुत छूट दे दी और कहा कि आपको जैसा भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी मिले, उसे भर्ती कर लीजिए। अगर कोई लो आईक्यू वाला, स्पेशली एबल्ड और कमजोर मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति भी मिलता है, उसे भी आप भर्ती कर लीजिए और वियतनाम भेज दीजिए लड़ने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को उस समय भर्ती किया गया जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर थे। उस समय अमेरिकी सेना में वियतनाम के लिए भर्ती की केवल 2 शर्तें थी। पहली शर्त, ऐसा व्यक्ति हो जो बंदूक सिर्फ हाथ में पकड़ सके, और दूसरी शर्त, वो ट्रिगर दबा सके, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और तब उस जमाने में इन सैनिकों को मैकनमारा मोरॉन्स कहा गया था, यानी मैकनमारा के मूर्ख। मोरॉन्स का मतलब हिंदी में होगा मूर्ख। तो तब कहा गया था कि ये मैकनमारा के मूर्ख हैं जिन्हें वियतनाम में लड़ने के लिए भेज दिया गया है। और उन्हीं में से एक फॉरेस्ट गंप का ये नायक था। उस युद्ध में सामान्य सैनिकों के अनुपात में इस तरह के सैनिकों की मौत ज्यादा हुई थी, क्योंकि ये ट्रेंड नहीं थे और इनके पास किसी तरह की ना काबिलियत थी ना ट्रेनिंग थी। यह अमेरिका का एक फेल्ड प्रोजेक्ट था जो नाकाम हुआ, जिसे वियतनाम युद्ध की एक बहुत बड़ी गलती बाद में कहा गया। आमिर खान ने इस फिल्म की नकल तो पूरी की पूरी कर ली, हूबहू कर ली, लेकिन अपनी अकल नहीं लगाई। तार्किक तौर पर फॉरेस्ट गंप में बिल्कुल सही बात दिखाई गई है, लेकिन फिल्म को भारतीय परिवेश में ढालने के लिए जो किया गया वो काफी हद तक गलत है। इसे लेकर कारगिल में युद्ध लड़ने वाले सैनिकों और शहीदों के परिवारों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि जब इसकी हिंदी फिल्म बनी, फॉरेस्ट गंप का ये जो हिंदी कॉपी है,
लाल सिंह चड्ढा, इसमें बताया गया है कि वही स्पेशली एबल्ड व्यक्ति अब भारतीय सेना में भर्ती हो गया है और वो कारगिल में जाकर युद्ध लड़ रहा है। और जो कारगिल के योद्धा हैं, जो कारगिल में शहीद हुए हैं, उनके परिवार हैं और भारतीय सैनिक जो हैं वो इसे अपना अपमान मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना में ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है कि इस तरह के लोगों को लड़ने के लिए भेज दिया जाए। और उससे यह भी पता चलता है कि आमिर खान ने इस पूरे मामले के, इस पूरी युद्ध की गंभीरता को कम कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो अपनी फिल्मों में पाकिस्तान का दोस्ताना चेहरा पेश करते हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं कि आमिर खान जैसे और भी हमारे बॉलीवुड में फिल्म मेकर्स हैं जो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाकर रखा हुआ है, और वो फॉर्मूला है अपने आप को क्रिएटिव दिखाने का, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने का, और ये बताने का कि वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स सोचते हैं। तो पहली उसका फॉर्मूले का एक एक जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट इनके फॉर्मूले में ये होता है कि जब आप इनकी फिल्में देखेंगे अक्सर, तो इनकी फिल्मों में ये पाकिस्तान के साथ अमन शांति का संदेश जरूर देते हैं, पाकिस्तान के साथ शांति का रिश्ता बनाए रखने का संदेश अपनी फिल्म में जरूर देते हैं। आपने पहले देखा होगा, बताने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोग तो बहुत अच्छे हैं और वहां के लोग भी भारत को बड़ा पसंद करते हैं और दोस्ती हो जानी चाहिए दोनों देशों के बीच में, ऐसा ये कहते हैं। दूसरा इनकी फिल्मों में संदेश होता है आतंकवादियों से हमदर्दी का संदेश, और इस फिल्म में भी, लाल सिंह चड्ढा में भी, जो नायक है फिल्म का लाल सिंह चड्ढा, वो कारगिल युद्ध के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी की जान बचाता है और फिर उसके बाद उनका एक रिश्ता बन जाता है। यहां भी यही बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भी सारे बुरे नहीं होते, यानी आतंकवादियों से हमदर्दी। इससे पहले भी आपने देखा होगा बॉलीवुड में बहुत ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के जो चरित्र दिखाए गए हैं वो पॉजिटिव दिखाए गए हैं, या उन पर ही जो पात्र हैं वो उन्हीं पर केंद्रित हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है, कुछ फिल्मों में मुगलों का महिमा मंडन किया जाता है। आपने देखा होगा हमारी हिंदी बॉलीवुड की फिल्मों में मुगलों को बहुत शानदार तरीके से, भव्य तरीके से दिखाया जाता है कि मुगल्स जो थे वो महान थे, उनके कैसे बड़े बड़े चमकदार दरबार हुआ करते थे, उनकी लाखों की फौज हुआ करती थी, क्या शानो शौकत से जो मुगल जो थे वो थे, और वो कितने बड़े शानदार योद्धा थे, कितने बहादुर थे, कितने वीर थे, ये बताया जाता है। बड़े बड़े बजट की 200-200, 300-300 करोड़ के बजट की फिल्में मुगलों के ऊपर बनती हैं। वैसे यही फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अक्सर अपमान करते हुए भी पाए जाते हैं, हिंदू मान्यताओं का मजाक भी उड़ाते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, और अक्सर भारतीय सेना का अपमान करने में भी हमारे ही अपने बॉलीवुड के निर्देशक, राइटर्स और एक्टर्स कई बार पीछे नहीं रहते। हालांकि अब भारतीय सेना को लेकर बॉलीवुड में काफी फिल्में बनने लगी हैं, और वो बनने इसलिए लगी हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहले नहीं बनती थी, अब इसलिए बनने लगी हैं क्योंकि इनसे पैसा मिलता है। अब आपने देखा होगा पीछे 7-8 साल में हमारे देश में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो बहुत बढ़ गई है, चारों तरफ राष्ट्रवाद है, लोग पहले के मुकाबले राष्ट्रवाद की ज्यादा बातें करते हैं, अपने देश से ज्यादा जुड़ रहे हैं, और इस वजह से फिल्म प्रोड्यूसर्स को लगता है कि राष्ट्रवाद को लेकर या उरी जैसी फिल्मों को बनाकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए फिल्में बन रही हैं। सैकड़ों फिल्मों में आपको ये 5 हिट फॉर्मूले अक्सर नजर आज आ गए होंगे, और कई भारतीय फिल्मों में आपने पाकिस्तानी कलाकारों को काम करते हुए भी देखा होगा। फिल्मों में ये सब दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, वहां का माहौल अच्छा है, या फिर पाकिस्तानी लोगों से भाईचारा ही इंसानियत की असली मिसाल है। ये फिल्म मेकर्स मानते हैं कि ये छोटी बातें जब तक फिल्म में नहीं होंगी तब तक फिल्म संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। अपनी फिल्मों को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए वो भारत और पाकिस्तान की दोस्तियों की कहानियां दिखाते हैं, किरदारों को दोस्त बनाते हैं, और लाल सिंह चड्ढा में भी आमिर खान ने यही किया है। फिल्म के एक सीन में वो घायल पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद पाशा को बचाते हैं, बाद में यही पाशा उनका दोस्त बन जाता है और बाद में बिजनेस पार्टनर भी बनता है, फिर ये मिलकर पैसा भी कमाते हैं। फिल्म में यह दिखाए जाने की कोशिश है कि आतंकवादी बनकर भारतीय सैनिकों पर गोली चलाने वाला भी आखिरकार एक इंसान ही है, और जब कोई उसकी मदद करता है तो उसके अंदर का इंसान और इंसानियत जाग जाती है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। आप में से कुछ दर्शकों को लगा होगा कि हॉलीवुड की फिल्म फॉरेस्ट गंप में भी हीरो ने ऐसा ही किया होगा, लेकिन नहीं। आमिर खान ने जिस फिल्म को कॉपी किया है उसमें हीरो अपने सीनियर ऑफिसर को बचाता है। उसमें जो असली कहानी है फॉरेस्ट गंप में, वो किसी आतंकवादी को या दुश्मन देश के सैनिक को नहीं बचाता, वो अपने सीनियर को, आर्मी में अपने अफसर को बचाता है।
और बाद में वो अफसर जो है वो ही उसका बिजनेस पार्टनर बनता है और वो काफी पैसा कमाते हैं। लेकिन चालाकी से आमिर खान ने उस पात्र में यहां आतंकवादी को फिट कर दिया है। आमिर खान ने फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर पाकिस्तान प्रेम को दर्शाया है। उन्होंने कारगिल युद्ध का सीन बनाया, घायल आतंकवादी को बचाकर उसका हृदय परिवर्तन करवाया। और सोचिए, वो भारतीय दर्शक जिन्होंने फॉरेस्ट गंप नहीं देखी होगी, वो इस चालाकी को कभी समझ भी नहीं पाएंगे। इसी तरह की चालाकी करके फिल्मों में भारतीय सेना का अपमान भी कई बार कर दिया जाता है, पाकिस्तान की तारीफ कर दी जाती है। मकसद बस इतना होता है कि फिल्म में पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर बने और वहां से कमाई हो सके। आपने इससे पहले भी देखा होगा, एक और फिल्म आई थी 83, उसमें आपने देखा होगा कि जिस दिन भारत फाइनल खेल रहा है उस दिन पाकिस्तान की जो सेना है वो भारतीय सेना पर शेलिंग करना बंद कर देती है ताकि भारत के जवान फाइनल मैच देख सकें। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में ये डालने के लिए कही जाती हैं, फिल्मों में डाली जाती हैं कि देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो कितना अच्छा है। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत में इसी हफ्ते ये फिल्म आई है जिसमें आमिर खान ये सब कहानी बता रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कैसे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ, उसी पाकिस्तान में तिरंगा और वंदे मातरम का अपमान हुआ है। अभी मुल्तान में यूनाइटेड नेशंस ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यूनाइटेड नेशंस ने, इसमें पाकिस्तान के कई विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया था और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों से आए प्रतियोगियों को अलग अलग देशों की सांस्कृतिक पहचान दिखानी थी। ये एक मॉडल यूएन प्रोग्राम होता है जिसमें छात्रों से कहा जाता है कि हर छात्र को एक अलग देश का प्रतिनिधित्व करना होता है। यूएन के इस प्रोग्राम का मकसद जो था वो था अलग अलग देशों की संस्कृति दिखाकर भाईचारा और सद्भाव बढ़ाना। और भारतीय संस्कृति को पेश करने पहुंचे कुछ छात्रों को जब वहां स्टेज पर उन्होंने इस तरह तिरंगा लहराया तो वहां पर रोक दिया गया। दरअसल इन छात्रों के हाथों में तिरंगा था और वो वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो वहां पर मौजूद कुछ पाकिस्तानी आयोजकों ने और लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये सब पाकिस्तान में नहीं हो सकता और उन छात्रों को मंच से उतार दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ पाकिस्तानी भारतीय संस्कृति को मंच पर भी देखना नहीं चाहते, लेकिन भारतीय फिल्म मेकर्स जो हैं वो पाकिस्तान से भाईचारे का संदेश अक्सर देते रहते हैं। और पाकिस्तान में भारत को लेकर आज भी कितना जहर भरा हुआ है वो आप इस कार्यक्रम के जरिए देख सकते हैं। इसमें तो कोई नेता भी नहीं था, छात्र थे और छात्रों को अलग अलग देश दे दिए गए थे कि आपको उन देशों की संस्कृति के बारे में बताना है, क्योंकि ये भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। अभी 15 तारीख को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे पर उन्होंने इस मौके पर ये तिरंगा लहराया और इसी पर पाकिस्तान को आपत्ति हो गई। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। भारत में आमिर खान जैसे जो फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और यहाँ पर हम धर्म की कोई बात नहीं करना चाहते कि आमिर खान का मजहब क्या है, उनका धर्म क्या है, वो पहले क्या करते रहे हैं, क्योंकि आमिर खान आज इतने बड़े स्टार हैं ऐसे देश में जहां पर 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। और वो इतने सुपरस्टार इसलिए बने हैं क्योंकि भारत में करोड़ों हिंदू अपनी कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई का पैसा लगाकर, टिकट खरीदकर, लाइनों में लगकर आमिर खान की फिल्म देखने के लिए जाते हैं और तब जाकर आमिर खान जैसे जो लोग हैं वो सुपरस्टार बन पाते हैं। और आज भी हमारे देश में इतने बड़े 140 करोड़ के देश में जो 3 सुपरस्टार्स हैं, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, तीनों इस हिंदू बाहुल देश के सुपरस्टार्स हैं। इससे बड़ी धर्मनिरपेक्षता की बात किसी भी देश के लिए क्या हो सकती है? क्या भारत से बड़ा कोई धर्मनिरपेक्ष देश हो सकता है? इतने सारे हिंदू धर्म को भुलाकर किसी भी धर्म के लोग जो हैं उन फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं, तब वो ये नहीं देखते कि हीरो किस धर्म का है। तो ये एक बड़ी बात है। और आमिर खान की फिल्म को हिंदू भी देखते हैं, मुसलमान भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं, ईसाई भी देखते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाती है।